वीना भारी कदमों से कमरे के बाहर निकली ही थी कि रजनीश ने ताबूत में आखिरी कील ठोकी। सबको बताने से पहले ये सोच लेना कि जब लोगों को पता चलेगा कि तुम मेरे दोस्त के साथ, तो तुम्हारी बहनों से कौन शादी करेगा। वीना ने मुड़कर एक नज़र रजनीश पर डाली। उन नज़रों में कितना धिक्कार था कि रजनीश बखूबी समझ चुका था। लेकिन जब इंसान पर मानसिक विकृति और जिद सवार होती है तब वह शायद किसी अन्य पहलू पर गौर नहीं कर पाता, या फिर शायद करना नहीं चाहता। वीना अब अपना मन गंवाकर अपने कमरे में आ चुकी थी, जहाँ तहनीर का स्पर्श, उसका एहसास और उसकी खुशबू बिखरी थी। वीना ना चाहते हुए भी रो पड़ी। उसका मन ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था कि नीर की आंखों में जो प्यार उसने अपने लिए देखा था, उसके स्पर्श में जो कोमलता उसने खुद के लिए महसूस की थी, क्या वो किसी और के कहने से आ सकती थी। एक एक बात, एक एक शब्द जो नीर ने उसे कहे थे, इस समय उसके कानों में गूंज रहे थे, और साथ ही गूंज रहा था एक अपराध बोध जो उसके खुद के लिए था। कैसे कैसे कर सकी वो ये सब? बस यही सवाल रह रहकर उसे साल रहा था। क्यों नहीं खुद पर काबू कर पाया? क्यों नहीं लड़ सकी वो अपनी तन्हाइयों से? क्यों नहीं संभाल सकी अपनी आंखों का खुश्क? क्यों नहीं उसने रोका खुद का यूं उपयोग होने से? क्या सच में नीर ने बस उसे उपयोग ही किया? अपने को दोषी स्वीकार करती वीना ने उस घर में अपने को होम करने का फैसला ले लिया। समय बीत रहा था। वीना की हालात पहले से भी बुरी। नीर के आने से पहले वीना केवल सवालों के घेरे में थी, लेकिन अब जब उसे सभी सवालों के जवाब मिल गए थे तब और भी कई सवाल अब उसके सामने मुंह बाए खड़े हो गए थे, और साथ ही थे कुछ पश्चाताप भी। वो आज घंटों खिड़की के पास बैठी उस रास्ते को निहारती जिन रास्तों से कभी नीर गुजरा था, उसका पूरा कारवां बिगाड़ कर। उसकी सूनी आंखें अब और सूनी हो चली थी। ना ढंग से कुछ खाती, ना किसी से कुछ बोलती, बस एक मशीन की तरह कामों में झोंक दिया था उसने खुद को। रजनीश का काफिला अब घर में रात को थोड़ा जल्दी ठहर जाया करता था। समाज के डर से एक ही कमरे में रहने को मजबूर वो पति पत्नी नितांत अजनबियों की तरह रातें काटते थे। रजनीश ने शुरुआती कोशिश के तहत वीना से दोस्ती साधने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें देख वो यूं डरा कि अपने कदम उसने पीछे खींच लिए। नीर का पता ना चलना था, ना चला। कलावती जी हैरान थी। नीर का यूं चले जाना, वीना का यूं बिखर जाना उनकी समझ से बाहर था। कुंवर साहब ने जब उन्होंने इसका जिक्र छेड़ा तो एक टीस उसके मन में जो आज तक भरी थी उसने आंसुओं का रूप ले लिया। कलावती जी कुछ समझ पाती या फिर कोई सवाल खड़े कर पाती, उससे पहले ही उन्होंने अपने कोरों से नमी पोंछ दी थी और कलावती जी के सवालों पर उनके हाथों को थाम विराम लगा दिया था। अपने पति की चुप्पी को कलावती जी ने ना जाने क्या सोच स्वीकार लिया, लेकिन वीना की घुटन उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए मजबूर कर रही थी। रजनी से बात करने की उन्होंने ठानी थी कि वीना को अपने घर में नीर के अंश का एहसास हो गया। खबर छुपाने वाली ना थी, तो जब इस खबर का अंदाजा रजनीश को हुआ तो अपने सारे कर्म छुपाते और सारे सवालों के जवाब उसे मिलते नजर आए। आज पूरा महल खुशियों से जगमगा रहा था। कलावती जी वीना की बलैयां ले रही थी। उसके मुख की सूखी रंगत देखकर मानसिंह जी कुछ न समझ कर भी सब कुछ समझ गए थे। एक तीखी नज़र जब उन्होंने रजनीश पर डाली तो उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जिसमें किसी के अरमानों के कत्ल का खून मिला हुआ था। आज कुंवर साहब टूट गए थे। सच्चाई वो हमेशा से जानते थे। उन्होंने यही सोचा था कि शादी के बाद रजनीश सही राह चला आएगा। इसी कारण जब वीना जैसी सुशील बहू के कदमों की आहट उन्होंने अपने घर आती सुनी तो बिना एक पल गवाए उसे उचक कर पकड़ लिया। लेकिन वीना का उतरा चेहरा, उसकी सूनी आंखें और उसके शरीर की गिरती रंगत ने कुंवर साहब के सामने सब कुछ खोल कर रख दिया। वो वीना के एक शब्द कहे बगैर ही उसकी आंखों में छिपे खुद के लिए धिक्कार को समझ गए, जिसने उनके मन में स्वयं के लिए नफरत का कीड़ा बो दिया। जो क्रिया उन्होंने अपने घर की खुशी के लिए की थी, उसकी ऐसी प्रतिक्रिया देख उनका मन बैठ गया, जिसका परिणाम उनकी मृत्यु के रूप में सामने आया। उस दिन के ठीक 2 दिन बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। गंगा जल पिलाने के लिए जब रजनीश के हाथ उठे तो उन्होंने वीना के हाथों का सहारा मंजूर किया और उसके आगे हाथ जोड़ उन्होंने अपनी आखिरी लम्हों में बिना कुछ कहे सब कह दिया। वीना की ओर बेचारगी से देखते कुंवर साहब सिधार गए। उनकी नज़रें वीना को मजबूर कर गई।
जिस बच्चे को उसने ख़त्म करने का फैसला लिया था, उसी बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए उन आँखों ने उसे विवश कर दिया। अपनी कोख में पलते बच्चे से बेहद घृणा लिए वो उसे अपनी कोख में पाल रही थी। वो घृणा उस बच्चे के लिए थी, नीर के लिए थी या खुद उसके लिए, वो कभी तय ना कर सके। कुंवर साहब के जाने के बाद बीना और उसका बच्चा ही कलावती जी के लिए सब कुछ हो गया। उन्हें तो यही पता था कि वो उनका खून है, उनके परिवार का खून। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि बीना को उन दिनों खुश रखने का, लेकिन वो सफल ना हो सकी। बीना दिन ब दिन गिरती जा रही थी, उसके जीवन में फैली उदासीनता बढ़ती ही जा रही थी। बच्चा अपने आगमन की अंतिम अवस्था में था। शरीर और मन से कमजोर बीना अब हर पल घबराती थी, कहीं उसे चैन ना पड़ता। रजनीश को ऐसे समय में भी घर में ना पाकर कलावती जी का खून खौल जाता। वो समझ ना पाती कि कैसे कोई अपने ही बच्चे की और इस कदर बेफिक्र हो सकता है। कलावती जी ने आखिर वीना का मन बहलाने के प्रयास में रजनीश के स्टडी में उपलब्ध आध्यात्मिक और मनोरंजक कहानियों का रास्ता उसके लिए खोल दिया। रजनीश के स्टडी में किसी को पैर रखने की भी इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी कलावती जी ने वीना को वहाँ ठहर पढ़ने के लिए कहा। वो जानती थी कि वीना को पढ़ने का शौक है। वो घंटों उसके लिए वह स्टडी में बैठी रहती और थक जाने की कगार तक उसे कहानियाँ किस्से सुनाती। उन्हें सुन जब एक हल्की सी किरण भी मुस्कान की उसके होठों पे तैरती तो कलावती जी निहाल उठती। उन्होंने इस कदर खुद को बीना में खो दिया था कि घर परिवार की उन्हें कोई सुध ना रही। रजनीश का मन बिजनेस में है कि नहीं, वो कैसे काम कर रहा है, इसकी फिक्र उन्हें हुई ही नहीं। एक दिन वीना जब कहानियां सुनते सुनते ही सो गई तो समय काटने के लिए कलावती जी ने स्टडी में और किताबों को देखना शुरू किया। थोड़ी देर में उन्होंने रैक से एक किताब निकाली तो उसके बराबर रखी एक फाइल नीचे आ गिरी। उसमें से एक कागज बाहर निकल कर गिरा। कलावती जी ने उसे उठाया और जैसे एक पल को उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। हॉल में वो कागज हाथ में थामे बैठी कलावती जी जैसे हाँफ रही थी। उनकी नज़रें दरवाजे पर थी। बीना अभी भी ऊपर स्टडी में ही सो रही थी। काफ़ी देर से इंतजार के बाद लड़खड़ाते रजनीश के कदम उस महल में पड़े। सामने बैठी कलावती जी को हैरानी से देखता रजनीश बोला, आज सोई नहीं माँ? इस तरह पी रखी थी उसने कि खड़ा नहीं हो पा रहा था। कलावती जी ने जवाब में वो कागज रजनीश के सामने कर दिया। कागज रजनीश ने थामते ही जैसे रजनीश का सारा नशा हवा हो गया। 2 पल के लिए उसे कुछ नहीं सूझा। बहुत हिम्मत जुटाकर बस इतना ही बोल सका, माँ, और एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। रजनीश देहरी के बाहर खड़ा था। गुस्से से फुफकारती कलावती जी ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद चुकी थी। वो कागज अब भी उनके हाथों में था। नील का खत था जो उसने उस रात जाने से पहले रजनीश के लिए लिख उसकी स्टडी में छोड़ दिया था। शायद किसी नौकर ने उसे बिना जाने समझे उस फाइल तक पहुंचा दिया था। राज, मैं जा रहा हूँ। बीना को धोखा देने आया था, खुद को गंवाकर वापस जा रहा हूँ। प्रेम हो गया है उससे, ये धोखा मैं नहीं कर सकूँगा उसके साथ। तुमने और इस घर ने जो किया है मेरे लिए, उसका एहसान मैं चुकाने चला था। भूल गया था कि एहसान चुकाए नहीं जाते। मैं नहीं चुका सकता, इस तरह चुकाना भी नहीं चाहता। एक मन कहता कि बीना को सब बताऊं, ले जाऊं उसे अपने साथ, लेकिन फिर वो बचपन याद आ जाता है जो इस घर ने मुझे दिया। इस घर की इज्जत को धूल में मिला शायद मैं अपने ख्वाबों का महल खड़ा नहीं कर सकूंगा। जानता हूं कि बीना को सच ना बताना गलत होगा, लेकिन शायद इस समय उसकी मदद करने के हालात में मैं नहीं हूं। इस घर की इज्जत मेरे प्रेम पर हावी हो रही है राज। बस इतना ही कह सकता हूँ कि उसे धोखा ना दूँ। मेरे जाने का गम तो शायद बर्दाश्त कर जाए वो, लेकिन उसका मान खोकर मैं जीवित ना रह सकूँगा। जा रहा हूँ राज, माफ़ कर देना मुझे। श्रीमती वीना रजनीश सिंह से वीना चुरा कर ले जा रहा हूँ। रहेगी हर पल मेरे सीने में, मेरी आत्मा में। हो सके तो उसे उनका हक दे देना राज। बहुत भोली है वो, निश्चल है बहुत। हो सके तो मेरे लिए ही बस उसे उसका हक दे देना। गांव वाली ज़मीन तेरे नाम करा दिया भाई। कागज़ तुझे कुछ दिनों में डाक से मिल जाएंगे। अलविदा हमेशा के लिए। इस खत को रखने के बाद नीर खुद को रोक ना सका था एक आखिरी बार वीना को देखने से। उस कमरे के बढ़ते कदम उसे शायद ये ना जानते थे कि जो करने से खुद को रोक रहा था वो वही किस्मत बनकर हो जाएगा। कलावती जी ने रजनीश को अपने घर और जीवन से बेदखल कर दिया था।
रजनीश भी अब सबको धोखा देकर हार चुका था। उस घर से निकला वो कहाँ गया किसी को खबर ना हुई। नीर की सच्चाई जान वीना के मन से एक बोझ हट गया। वो 2 पल जो नीर उसका हुआ था वो कोई छल नहीं था। इसकी संतुष्टि ने वीना में जैसे जान फूंक दी। जब उसने नीर की अंजूरी को जन्म दिया तो उसके मन में घृणा या कोई पछतावा नहीं बल्कि प्रेम था, विशुद्ध प्रेम नीर के प्रति और उसके एहसास के प्रति जो अंजूरी के रूप में उसके साथ था। नीर का पता लगाने की कालावती जी ने बहुत कोशिश की लेकिन नीर को नहीं मिलना था, नहीं मिला। समय पर लगाकर उड़ गया। कालावती जी ने वीना का घर दोबारा बसाने की बहुत कोशिशें की लेकिन नीर को अपनी आत्मा में बसाए वीना इसके लिए राजी ना हो सकी। उसने अपना जीवन नीर की यादों, अंजूरी, कालावती जी और कुंवर साहब के बिजनेस को सौंप दिया। रजनीश ने अपने होते जिस बिजनेस का मंटाधार किया था उसे वीना ने हिचकते लर्जते आखिर संभाल ही लिया। सीधी सादी वीना का ये रूप किसी को अपेक्षित ना था लेकिन समय की धारा ने आखिर उसे भी बहना सिखा ही दिया। वीना ने भले ही बिजनेस को आगे बढ़ाया पर खुद पर उसने काबू रखा। एक साधारण जीवन जीती वीना ने केवल गुजारे भर के पैसे को ही तवज्जो दी। बिजनेस से होती अप्रत्याशित आय को उसने कालावती जी के सहयोग से सामाजिक कार्यों में प्रयोग करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत उसने नीर के सपने को पूरा करने से की। उसकी गांव की जमीन पर एक अनाथालय और वृद्धाश्रम खोला उसने। उसको संचालित करने का जिम्मा कालावती जी ने संभाल लिया था। आज के समय में उस अनाथालय व वृद्धाश्रम की कई शाखाएं वीना कई शहरों में संचालित कर रही थी। नीर के छोटे से सपनों को उसने बहुत बड़ा रूप दे दिया। आज नीर के जैसे ना जाने कितने ही बच्चे उन अनाथालयों में सहारा पा गए थे और ना जाने कितनी ही बूढ़ी उंगलियों को कोई लाठी मिल गई थी। आज भी वीना नीर से बतियाती थी, उसको अपने करीब महसूस करती थी। वो उसे जीवन का अनमोल समय दे गया था। उसकी यादों को वो अपना कीमती समय दे रही थी। आज भी उसकी तन्हाइयों में नीर उसके साथ था। उसके हाथों में अपना हाथ दिए, उसकी उंगलियों के बीच अपनी उंगलियां फंसाए। अपने पैरों में आज भी वह एक ही पाजेब पहने थी। उसका दूसरा हिस्सा ना जाने कहाँ और किस हाल में नीर के साथ था। पीछे से आकर गले लगती अंजूरी ने वीना को वापस वर्तमान में ला पटका। आंखों के कोरे को पूछती वीना ने अंजूरी को मुस्कुरा कर देखा तो अपनी माँ की आंखें पढ़ती अंजूरी ने पूछा, पापा की याद आ रही है? वीना ने हाँ में सिर हिलाया तो अंजूरी ने उसे गले से लगा लिया और बोली। अब रजनीश के घर छोड़ जाने के बाद अंजूरी पर सवाल ना उठे, इस कारण कालावती जी ने वो घर छोड़ दिया था। रजनीश की बुआ के पास दूसरे शहर में बसती कालावती जी ने उन्हें रजनीश की गैर मौजूदगी का कारण उसकी मृत्यु के रूप में बताया, जिसे सरल हृदय बुआ ने मान भी लिया। कालावती जी अनाथालय में व्यस्त रहती थी तो ऐसे में बुआ जी ने अपने बुढ़ापे में भी वीना और अंजूरी का खूब ख्याल रखा। इसी कारण उनसे वीना की आत्मीयता बढ़ गई। दुनिया के सामने अंजूरी को रजनीश का नाम दिया। अंजूरी को भी कभी सच बताने की हिम्मत ना जुटा सकी वीना, वह भी रजनीश को ही अपना पिता मानती रही। वीना ने मुस्कुराकर नामे गर्दन हिलाई तो अंजूरी ने उसे अपने आगे एक पैकेट रख दिया। अंजूरी के लिए जब अपनी सहेली के लड़के का रिश्ता बुआ जी ने बताया तब वीना बहुत खुश थी, लेकिन उन लोगों से बातचीत के दौरान उनकी बातें, उनके हाव भाव और शादी के लिए उनकी जल्दी ने वीना को संशय में डाल दिया। जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती थी और उसके इस कदम को बल मिला जब अनाथालय के लिए मीटिंग में गई वीना ने होटल में बुआ जी के अंजूरी के बताए लड़के को एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। वीना को जैसे अपना अतीत अपनी आंखों के सामने दौड़ता नजर आया। एक बारगी उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। आंखों में आक्रोश लिए वो घर लौट आई थी। जानती थी कि उसका भरोसा आज भी कोई नहीं करेगा। इसी कारण उसने उस लड़के की सारी जानकारी निकलवाने की ठानी। इस पैकेट में उसी के सबूत थे। उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि समय रहते उन्होंने उसके सामने उस लड़के की सच्चाई रख दी। ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी वो कि उन्होंने अंजूरी को एक और वीना बनने से बचा लिया। अपने हाथों में अपने फैसले के सही होने का प्रमाण लिए वीना बुआ जी के कमरे की ओर बढ़ चुकी थी।